हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और आपका स्वागत है द डेटा इंडस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सैम्पलिंग मेथड। हम लोग इसमें समझेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं। पहली बात तो सैम्पलिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, सैम्पलिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और कहाँ पे किस जगह पे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और ये बनाया ही क्यों गया है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल रहेगा आगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैम्पलिंग पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सैम्पलिंग जी के पिताजी को, जो कि है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बात जैसे ही हमारे दिमाग में आती है, हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती है ह्यूमन पॉपुलेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा, अगर कोई थोड़ा और दिमाग लगाएगा तो वो कह देगा हाँ भाई एनिमल्स की भी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिकल सेंस में अगर बात करें तो पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? पॉपुलेशन बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जब हम लोग कोई स्टडी करने जा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट या जिस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस जितना वो डेटा जितने भी एग्जिस्टेंस रखता हो, ठीक है, जितना भी डेटा हो पूरी वर्ल्ड में या कहीं भी, ठीक है, उसका जो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, उसका जो ग्रुप बनाएंगे, उसको हम लोग पॉपुलेशन टर्म से संबोधित करेंगे या पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको गेंद के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बॉल्स के बारे में, ठीक है, कि बॉल्स का शेप कैसा होता है, ठीक है, आपको नहीं पता है कि गोल होता है कि नहीं होता है, ठीक है, और आपको लेना है। तो आप क्या करोगे, वर्ल्ड में जितनी भी बॉल्स हैं सबको एक जगह इकट्ठा करोगे और उसको आप बोल दो कि भाई ये बॉल्स की पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इसमें से अब समस्या क्या है कि अगर हम कहें कि आपको शेप देखना है, ठीक है, चेक करना है, तो आप क्या करोगे कि हर एक बॉल को उठाओगे, उसका शेप मेज़र करोगे, ठीक है, और उस शेप को आप लिखोगे और बता सकते हो आप उस शेप से कि हाँ भाई ये सर्किल शेप की बॉल्स होती हैं। बॉल का मतलब सर्किल, ठीक है, सर्किल शेप में जो होगा उसे बॉल बोल देंगे। तो ये आपने सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा कर लिया, जितनी भी बॉल्स थी उनको ले लिया और उनको पॉपुलेशन बोल दिया, उनको आपने चला दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन होती कितनी टाइप की है। तो जो थ्योरेटिकली में बात करी गई है, थ्योरी में वो कहा गया है कि पॉपुलेशन 4 टाइप्स की होती है। हमको इससे लेना देना इतना नहीं है, इतना बेसिकली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये आना चाहिए कि पॉपुलेशन के चार डिफरेंस हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करके समझते हैं। एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब कि जो पॉपुलेशन, जो ऐसा डेटा है हमारे पास, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं जिसका कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है और जो कहीं से स्टार्ट नहीं होती या ख़त्म नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, ठीक है। जिसकी, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसकी हमको एंड पॉइंट नहीं पता हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन डाल देंगे। फाइनाइट पॉपुलेशन सिंपल सी बात है, जिनके हमको नंबर्स पता हो, जैसे कि इनफाइनाइट का आप मान लीजिए जैसे कि बैक्टीरियाज, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टार इन स्काई, ठीक है। आप एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो स्टार इन स्काई, ठीक है, जैसे स्काई में कितने स्टार्स हैं आज तक कोई जान नहीं पाया है, ठीक है। आप बैक्टीरियाज भी ले सकते हैं, बैक्टीरियाज की संख्या कितनी है एक अंदाज़ा ही लगाया गया, एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाया है आज तक, ठीक है, कि बैक्टीरिया कितना है वर्ल्ड में, ठीक है। इवन हमें लगता है कि ये तो शायद कोई नदी को लेकर के, अगर कोई तालाब को लेकर भी बोलेंगे तब भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें बैक्टीरिया कितना है, एक अंदाज़ा ही लगा पाएंगे। अब फाइनाइट पॉपुलेशन में आता है कि जिसको आप गिनती गिन सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्कर्स इन फैक्ट्री और मैक्सिमम जो भी हम काम कर रहे हैं वो फाइनाइट पॉपुलेशन में ही अक्सर आता है, ठीक है। इनफाइनाइट में भी आता है बट फाइनाइट वाले हम लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऐसी हो गई जो रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप उसको मान के चल रहे हैं कि ऐसी अगर पॉपुलेशन होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। आपकी पूरी थ्योरी उस पर डिपेंड है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मानना, एक अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल लेके चलना कि हाँ ऐसा होगा। तो जैसे कि डाइस का हम लोग रोल करके एग्जाम्पल लेते हैं, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें आप लोग कॉइन का एग्जाम्पल लेंगे कि कॉइन को टॉस किया तो ये आया। रियल में आप कॉइन नहीं टॉस कर रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि अगर कॉइन को आप टॉस करेंगे 10 बार तो ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बोलेंगे। रियल पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि जो भी आप रियली में एग्जिस्ट करता हो उसको रियल पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का ही उल्टा हो गया रियल पॉपुलेशन, ऐसे ही फाइनाइट का इनफाइनाइट हो गया, वैसे ही हाइपोथेटिकल का रियल पॉपुलेशन हो गया। रियल मतलब जो भी आप रियल में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस के बारे में है, कार्स के बारे में है, फैक्ट्रीज़ के बारे में है या मार्केट के बारे में है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं पर बात करते हैं, आगे चलते हैं, सैम्पलिंग की बात करते हैं। अब सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग करना क्यों है? पहली बात तो ये आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं करने के लिए। पॉपुलेशन भी, आप पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो आप पॉपुलेशन की ही स्टडी कर लीजिए, वही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन पॉपुलेशन की स्टडी करने में एक समस्या क्या है कि जब हमारे पास पैसा नहीं हो इतना कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सके, या हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम पॉपुलेशन को स्टडी करें, या पॉसिबल नहीं हो कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सके, ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होती हैं कुछ चीज़ें, तो ये उनमें से एक है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिर्फ मैं किसी भी कंपनी से कहता हूँ कि वर्ल्ड में जितनी भी कार्स हैं
उनकी आपको मेजरमेंट लेनी है और उन पे आपको एक एनालिसिस निकालनी है कि मैक्सिमम वर्ल्ड में किस तरह की कारें यूज़ होती हैं, ठीक है, क्या हाइट्स है मैक्सिमम कारों की और किस रेंज की कारें मैक्सिमम बिक रही हैं। तो आपसे कहा जाए, लेकिन आपको डेटा ना दिया जाए इस तरह का कि कंपनीज का डेटा ना मिले, आपको जाके एग्जामिन करना हो तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए आप उसका कुछ हिस्सा ले लेंगे और कुछ हिस्सा ले करके उसको एग्जामिन करेंगे। उस हिस्से को एग्जामिन करने के बाद आप वो चीज़ पूरी पॉपुलेशन के लिए एक जनरल टर्म्स में आप बोल दें कि हाँ भाई मैंने ये एग्जामिन किया और मैंने पाया कि ऐसा कारें जो होती हैं, वो आदमी जो होता है वो 8 लाख तक से लेकर के ऑन एन एवरेज जो है 12 लाख तक की, 15 लाख तक की कार को ज़्यादा यूज़ कर रहा है वर्ल्ड में। तो ये आपने पूरी पॉपुलेशन बता लिया, लेकिन एग्जैक्टली ये सही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है सही हो सकता हो ना सही हो, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे कि अब इसका एग्जांपल हम रियल लाइफ में कैसे लेते हैं, जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी हम लोगों ने कभी कभी ली होगी जाकर के, मार्केट में नहीं ली होगी तो घर के बाहर ही आ जाते हैं तो उनसे ली होगी वेंडर से। तो हमने देखा उसमें जाते हैं हम तो उससे जितने भी हमें आलू लेने होते हैं 2 किलो 3 किलो 5 किलो, ठीक है, लेकिन उसके पास आलू ठेले पे बहुत होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे ये नहीं कहते भाई अपना हर एक आलू हमको दिखाओ, ठीक है, जबकि कर सकते हैं, वो काउंटेबल है हमारे पास। मान लीजिए उसके पास बहुत ज़्यादा, अगर आलू की गिनती भी गिनेंगे तो ज़्यादा 20,000 आलू होंगे, 15,000 10,000 आलू होंगे, तो हम चाहे तो आराम से बैठ के गिन सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ आलू उठाते हैं और देखते हैं हाँ इनके आलू सही हैं कि नहीं सही हैं, और उसके बेसिस पे अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि हाँ यार आलू सही लग रहा है तो ऐसा है, इसको ले लेते हैं, ये आलू सही है, ठीक है। तब हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा है 1 किलो आलू दे दो, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये सैम्पलिंग है, ये आप भी यूज़ कर रहे हो, डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन बस ये कभी हम फोकस नहीं करते इस चीज़ पे कि सच में हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब सैम्पलिंग से क्या फ़ायदा है, सैम्पलिंग से फ़ायदा ये है कि पहली बात तो लेस टाइम हो जाता है। हम कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, टाइम हमारे पास कम टाइम में कर सकते हैं, मैन पावर हमको कम लगती है। आप सोचिए आपको हर एक आलू गिनना होता तो आपको कितना टाइम लगता और कितना आपकी मैन पावर एनर्जी खर्चा होती। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमांशु और आपका स्वागत है दी डेटा इंडस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सैम्पलिंग मेथड। हम लोग इसमें समझेंगे कि सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं। पहली बात तो सैम्पलिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, सैम्पलिंग होती क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या हर्डल्स आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और कहाँ पर किस जगह पर कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और ये बनाया ही क्यों गया है और ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल रहेगा आगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सैम्पलिंग पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा सैम्पलिंग जी के पिताजी को, जो कि है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बात जैसे ही हमारे दिमाग में आती है, हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आती है ह्यूमन पॉपुलेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा, अगर कोई थोड़ा और दिमाग लगाएगा तो वो कह देगा हाँ भाई एनिमल्स की भी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। लेकिन स्टैटिस्टिकल सेंस में अगर बात करें तो पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, पॉपुलेशन बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जब हम लोग कोई स्टडी करने जा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट या जिस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस जितना वो डेटा जितने भी एग्जिस्टेंस रखता हो, ठीक है, जितना भी डेटा हो पूरी वर्ल्ड में या कहीं भी, ठीक है, उसका जो कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, उसका जो ग्रुप बनाएंगे, उसको हम लोग पॉपुलेशन टर्म से संबोधित करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन होती कितनी टाइप की है। तो जो थ्योरेटिकली में बात करी गई है, थ्योरी में वो ये कहा गया है कि पॉपुलेशन 4 टाइप्स की होती है। हमको इससे लेना देना इतना नहीं है, इतना बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये आना चाहिए कि पॉपुलेशन के 4 डिफरेंस हम लोग पॉपुलेशन को डिवाइड करके समझते हैं। एक होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फाइनाइट पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, रियल पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब कि जो पॉपुलेशन, जो ऐसा डेटा है हमारे पास, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं जिसका कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है और जो कहीं से स्टार्ट नहीं होती या ख़त्म नहीं होती, वो लगातार चलती रहती है, ठीक है। जिसकी, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसकी हमको एंड पॉइंट नहीं पता हो, उसको हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन डाल देंगे। फाइनाइट पॉपुलेशन सिंपल सी बात है, जिनके हमको नंबर्स पता हो, जैसे कि इनफाइनाइट का आप मान लीजिए जैसे कि बैक्टीरियाज, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्टार इन स्काई, ठीक है। आप एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो स्टार इन स्काई, ठीक है, जैसे स्काई में कितने स्टार्स हैं आज तक कोई जान नहीं पाया है, ठीक है। आप बैक्टीरियाज भी ले सकते हैं, बैक्टीरियाज की संख्या कितनी है एक अंदाज़ा ही लगाया गया, एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाया आज तक, ठीक है, कि बैक्टीरिया कितना है वर्ल्ड में, ठीक है। इवन हमें लगता है कि ये तो शायद कोई नदी को लेकर के, अगर कोई तालाब को लेकर भी बोलेंगे तब भी नहीं बता पाएंगे कि इसमें बैक्टीरिया कितना है, एक अंदाज़ा ही लगा पाएंगे। अब फाइनाइट पॉपुलेशन में आता है कि जिसको आप गिनती गिन सकते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वर्कर्स इन फैक्ट्री, और मैक्सिमम जो भी हम काम कर रहे हैं वो फाइनाइट पॉपुलेशन में ही अक्सर आता है,
ठीक है। इनफाइनाइट में भी आता है, बट फाइनाइट वाले हम लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन ऐसी हो गई जो रियली में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन आप उसको मान के चल रहे हैं कि ऐसी अगर पॉपुलेशन होगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। आपकी पूरी थ्योरी उस पर डिपेंड है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मानना, एक अपने दिमाग में एक एग्जाम्पल लेके चलना कि हाँ ऐसा होगा। तो जैसे कि डाइस का हम लोग रोल करके एग्जाम्पल लेते हैं, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें आप लोग कॉइन का एग्जाम्पल लेंगे कि कॉइन को टॉस किया तो ये आया। रियल में आप कॉइन नहीं टॉस कर रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि अगर कॉइन को आप टॉस करेंगे 10 बार तो ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन बोलेंगे। रियल पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि जो भी आप रियली में एग्जिस्ट करता हो उसको रियल पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का ही उल्टा हो गया रियल पॉपुलेशन, ऐसे ही फाइनाइट का इनफाइनाइट हो गया, वैसे ही हाइपोथेटिकल का रियल पॉपुलेशन हो गया। रियल मतलब जो भी आप रियल में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमंस के बारे में है, कार्स के बारे में है, फैक्ट्रीज़ के बारे में है, या मार्केट के बारे में है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं पर बात करते हैं, आगे चलते हैं, सैम्पलिंग की बात करते हैं। अब सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग करना क्यों है, पहली बात तो ये आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं करने के लिए। पॉपुलेशन भी, आप पॉपुलेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो आप पॉपुलेशन की ही स्टडी कर लीजिए, वही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन पॉपुलेशन की स्टडी करने में एक समस्या क्या है कि जब हमारे पास पैसा नहीं हो इतना कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सके, या हमारे पास टाइम नहीं इतना कि हम पॉपुलेशन को स्टडी करें, या पॉसिबल नहीं हो कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर सकें, ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होती हैं कुछ चीज़ें, तो ये उनमें से एक है। जैसे कि अगर मैं आपसे सिर्फ मैं किसी भी कंपनी से कह दूँ कि वर्ल्ड में जितनी भी कार्स हैं उनकी आपको मेजरमेंट लेनी है और उन पे आपको एक एनालिसिस निकालनी है कि मैक्सिमम वर्ल्ड में किस तरह की कारें यूज़ होती हैं, ठीक है, क्या हाइट्स हैं मैक्सिमम कारों की, और किस रेंज की कारें मैक्सिमम बिक रही हैं। तो आपसे कहा जाए, लेकिन आपको डेटा ना दिया जाए इस तरह का कि कंपनीज का डेटा ना मिले, आपको जाके एग्जामिन करना हो तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए आप उसका कुछ हिस्सा ले लेंगे और कुछ हिस्सा ले करके उसको एग्जामिन करेंगे। उस हिस्से को एग्जामिन करने के बाद आप वो चीज़ पूरी पॉपुलेशन के लिए एक जनरल टर्म्स में आप बोल दें कि हाँ भाई मैंने ये एग्जामिन किया और मैंने पाया कि ऐसा कारें जो होती हैं, वो आदमी जो होता है वो 8 लाख तक से लेकर के ऑन एन एवरेज जो है 12 लाख तक की, 15 लाख तक की कार को ज़्यादा यूज़ कर रहा है वर्ल्ड में। तो ये आपने पूरी पॉपुलेशन बता लिया, लेकिन एग्जैक्टली ये सही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हो सकता है ये सही हो सकता हो ना सही हो, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे कि अब इसका एग्जांपल हम रियल लाइफ में कैसे लेते हैं, जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी हम लोगों ने कभी कभी ली होगी जाकर के, मार्केट में नहीं ली होगी तो घर के बाहर ही आ जाते हैं तो उनसे ली होगी वेंडर से। तो हमने देखा उसमें जाते हैं हम, तो उससे जितने भी हमें आलू लेने होते हैं 2 किलो 3 किलो 5 किलो, ठीक है, लेकिन उसके पास आलू ठेले पे बहुत होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उससे ये नहीं कहते भाई अपना हर एक आलू हमको दिखाओ, ठीक है। जबकि कर सकते हैं, वो काउंटेबल है हमारे पास। मान ली उसके पास बहुत ज़्यादा, अगर आलू की गिनती भी गिनेंगे तो ज़्यादा 20,000 आलू होंगे, 15,000 10,000 आलू होंगे, तो हम चाहे तो आराम से बैठ के गिन सकते हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उनमें से कुछ आलू उठाते हैं और देखते हैं हाँ इनके आलू सही हैं कि नहीं सही हैं, और उसके बेसिस पे अपना एक माइंडसेट बनाते हैं कि हाँ यार आलू सही लग रहा है तो ऐसा है, इसको ले लेते हैं, ये आलू सही है, ठीक है। तब हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा है 1 किलो आलू दे दो, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये सैम्पलिंग है, ये आप भी यूज़ कर रहे हो, डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, लेकिन बस ये कभी हम फोकस नहीं करते इस चीज़ पे कि सच में हम सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब सैम्पलिंग से क्या फ़ायदा है, तो ये मैन पावर कम कर देता है आपकी। दूसरा, आपको लेस मनी लगता है, ठीक है, आपके पैसे कम खर्चा होता है। सोचिए आपको पूरी दुनिया में जाकर के कारें इकट्ठा कर, कारें जाकर के मेज़र करनी होती है, पहले ट्रैवल का पैसा लगता है, फिर उसके बाद मेजरमेंट का लगता है, फिर आदमियों को देने होते हैं उसके पैसे लगते हैं, तो कितना खर्चा होता है। लेकिन आपने क्या किया, आप दुनिया में गए या आपने फ़ोन करके ही पता कर लिया कि आपके पास भाई कितनी कार्स हैं, आपके पास एक कार है तो आपने उस कार की इन्फॉर्मेशन ले ली, 5 कारों की, हर देश हर शहर से इन्फॉर्मेशन ले लिया, हर देश से इन्फॉर्मेशन ले ली आपने और उसको कर लिया, तो उसमें कम पैसा खर्चा हुआ। ऐसे ही जितना ज़्यादा अब तो आज तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट उतना तो रिलेवेंट नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आज आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स आ गए हैं बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन पहले नहीं थे। तो पहले हम लोग कैलकुलेटर या हाथ से करते थे, तो उस टाइम पे ये चीज़ उतनी रिलेवेंट हुआ करती थी कि आपके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा एरर्स होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उतनी ज़्यादा आपके पास बड़े नंबर्स आएंगे कैलकुलेशन के और उतना आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट अगर आज के सेंस में भी देखें तो आज के सेंस में भी डेटा जितना बड़ा होता जा रहा है, ठीक है कंप्यूटर आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के कंप्यूटर भी कुछ जगह जाकर स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू। तो उसके लिए हम लोगों ने, जैसे आप मशीन लर्निंग में जानते होंगे, डीप लर्निंग के सेक्शन में जीपीयू का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है कि हाँ आज भी इस चीज़ का इफेक्ट है, उतना नहीं है लेकिन फिर भी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप सैम्पलिंग करने के बाद आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है आपको, और आपकी स्टडी जो है वो आ जाती है, ठीक है। जो पॉपुलेशन पे करना होता, अगर हमको वही स्टडी पूरे पॉपुलेशन को एग्जामिन करना होता तो शायद हम वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता, बहुत ज़्यादा मैन पावर भी चला जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हम कर ना पाते शायद उसको, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग के फ़ायदे हैं।
अब आते हैं आगे। अब सैंपल होता क्या है? सैंपल बेसिकली वही है कि कोई भी आपका पॉपुलेशन है उससे आपने कुछ हिस्सा निकाल लिया, कुछ हिस्सा आपने निकाल लिया और उस हिस्से की आपने स्टडी कर ली, ठीक है। और आपने जो स्टडी करी है उसको आपने एक जनरल सेंस में बोल दिया कि भाई हमने स्टडी करी है और हमने ये पाया है अपनी स्टडी में कि जितने हमने सैंपल लिए, तो उसमें आप ये स्टडी में जरूर बताते हैं कि हमने n नंबर्स ऑफ सैंपल लिए थे आउट ऑफ n नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। ये बताना जरूरी है और ये बताने से ही हमको समझ में आएगा कि आपने जो अपनी एनालिसिस करी है वो आपकी एनालिसिस कितनी ज़्यादा रिलेवेंट है उस पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उतनी अच्छी आपकी स्टडी होगी, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एक स्मॉल एन नंबर का मान लीजिए, आपने मान लीजिए इसमें 50 या 20 लोग हैं और आपने इनमें से खाली 5 लोगों को उठाया और उनकी स्टडी कर ली, और स्टडी करने के बाद आपने बोल दिया कि ये हमने स्टडी करी और हमने पाया है कि ये जो पॉपुलेशन है इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस एज के अंतर्गत आते हैं या फिर इतना वेट है उनका, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक समस्या है, इन्होंने यहाँ से सैंपल निकाला, कोई एक और आ गया उसने यहाँ से सैंपल निकाला, कोई एक और आ गया उसने यहाँ से सैंपल निकाला, कोई और आ गया उसने यहाँ से सैंपल निकाला, ठीक है। और कोई और आ गया उसने इतना बड़ा सैंपल ले लिया, कोई और आ गया उसने छोटा सैंपल ले लिया, कोई और आ गया उसने और बड़ा सैंपल ले लिया। तो ये सब क्या है, हर ये तो फिर डिपेंड कर जाएगा ह्यूमन टू ह्यूमन। मान लीजिए हमने कुछ और तरीके से स्टडी करी, आपने कुछ और करी, किसी और ने कुछ और करी, और रिजल्ट जो है अलग अलग तरीके का आता चला गया। तो अब इसको चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसको चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे स्टैटिस्टिशियन थे, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो जिन्होंने थ्योरी बनाई है, जिन्होंने बहुत सालों तक इस पर काम किया है, उन्होंने ये पाया कि क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम कुछ मेथड्स पहले से प्री डिफाइंड बना देते हैं, ठीक है, जिनको मेथड्स को आदमी यूज़ करके और ये सैम्पलिंग का काम कर सके, ठीक है। फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है, सैम्पलिंग के चलिए मेथड तो आपने बना दिए हैं, ठीक है। अब सैंपल का साइज़ कैसे डिपेंड किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने सैंपल साइज़ के लिए फॉर्मूलेस बना दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये दो चीज़ें हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे जब हम लोग सैम्पलिंग करने जाएंगे। तो अब सैंपल साइज की अगर बात करें तो सैंपल साइज के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, किसी और वीडियो में मैं सैंपल साइज के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। सैंपल साइज के लिए ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन की साइज लेते हैं, जेड स्कोर लेते हैं, मार्जिन ऑफ एरर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम सैंपल का साइज निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे बहुत डिफरेंट फॉर्मूलेस भी हैं, ठीक है। और जनरली लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ से बचने के लिए, सैंपल साइज कैलकुलेशन से बचने के लिए, वो लोग क्या करते हैं कि उसी टॉपिक पे जो प्रीवियस स्टडी हुई होती है उसको वो ले लेते हैं और उसमें जो सैंपल साइज यूज़ किया होता है हम लोग उसी को ले लेते हैं, या हम लोग एक जनरल मान के चलते हैं, अपनी आसानी के हिसाब से भी हम लोग सैंपल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे हम लोग सैंपल को अपनी आसानी के हिसाब से चूज़ कर लेते हैं, वो आपको थोड़ा वो सैम्पलिंग मेथड से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिस स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में या स्टैटिस्टिक में वो देख लेते हैं। सैंपल्स और पॉपुलेशन में जो कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट लेवल पे तो समझ लिया इसको क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा और अंदर देख लेते हैं कि जो सैंपल्स, जो पॉपुलेशन की जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको हम लोग पैरामीटर्स बोलते हैं, और जो सैंपल की मेजरमेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। किसी को कैसे पता चलेगा कि आपने पॉपुलेशन के बारे ऊपर काम कर रहे हो या आप सैंपल के बारे में बात कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो उसको वर्ड दे दिया गया कि जब आप पॉपुलेशन के बारे में बात करोगे तो उसको आप पैरामीटर्स बोलोगे, जो आप चीज़ें इनकी निकाल करके इन्फॉर्मेशन दोगे, और जो सैंपल की इन्फॉर्मेशन आप दोगे उसको आप स्टैटिस्टिक बोलोगे। बस इसका नामकरण है और बाकी आप इसमें दिमाग मत लगाइए, है भी नहीं कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ इसमें, ये नामकरण की चीज़ है, खाली इन्होंने नाम दे दिया है कि भाई हम इसको पप्पू बोलेंगे, इसको जो है टप्पू बोलेंगे, बस इतना ही है। अब आते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखने वाला है हमको कि जब पॉपुलेशन की बात करेंगे और साइज़ की बात करेंगे कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, ये सैंपल साइज नहीं है, सॉरी, इसको पॉपुलेशन की बात करेंगे, जब पॉपुलेशन की साइज़ की बात करेंगे तो कैपिटल एन बोलेंगे, जब सैंपल की साइज़ की बात करेंगे तो इसको स्मॉल एन बोलेंगे, ऐसे ही जब पॉपुलेशन की मीन की बात करेंगे तो म्यू बोलेंगे, और सैंपल की मीन की बात करेंगे तो एक्स बार बोलेंगे। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन में ये सिग्मा हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, वेरिएंस में स्क्वायर। तो अब इसको समझा कैसे जाए, इसको रटना नहीं है, इसको जनरल सेंस में आप समझ सकते हैं। जब ग्रीक कहीं भी आपको वर्ड दिखाई दे स्टैट्स में, ग्रीक लेटर्स, तो मैक्सिमम ऐसा है, मतलब जनरल सेंस में बता रहे हैं, ये हार्डकोर नहीं है, कल को कॉलर मत पढ़ना भाई, ठीक है। तो जो जनरली जब ग्रीक वर्ड में लिखा हो तो वो पॉपुलेशन के लिए लिखते हैं, और जब कभी अल्फ़ाबेटिकल में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखा हो तो उसको हम लोग सैंपल्स बोलते हैं, और ये भी स्मॉल लेटर में ही होता है, मतलब कैपिटल लेटर्स में नहीं होता है। सैंपल अगर स्मॉल में लिखे हों, ठीक है, सॉरी ये सैंपल नहीं है, इसको बोल देते हैं, इसको जब अल्फ़ाबेट्स जब स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग सैंपल बोल देते हैं, बाकी आप समझ जाइएगा।
अब आते हैं आगे। अब सैम्पलिंग मेथड कौन सी है? हमने सैंपल साइज देख लिया, एक प्रॉब्लम आई, थोड़ी सी समझ में अंडरस्टैंडिंग में आ गई कि अच्छा उसके लिए एक फॉर्मूले बने हैं तो हमको खुद मेहनत नहीं करनी है, वो फॉर्मूलों पे काम करके वो हो जाएगा हमारा काम। अब सैम्पलिंग मेथड के लिए लोग बना गए तो हमको खुद जाके रिसर्च नहीं करनी है कि भैया हमको अंदर जाके क्या यूज़ करना है, ये कुछ गिवन हुआ है उसको हम लोग यूज़ करके अपना काम चला सकते हैं। इसमें जो इन लोगों ने बनाया है, तो इन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, दो बेसिस पे डिवाइड किया है। एक बेसिस पे डिवाइड किया है प्रोबेबिलिटी बेसिस पे, एक बेसिस पे डिवाइड किया है नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस पे। हम लोग पहले नॉन प्रोबेबिलिटी बेसिस देख लेंगे क्योंकि ये सिंपल होते हैं। प्रोबेबिलिटी बेसिस में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगता है, जो हम लोग लगा लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में देखते हैं तो ये होता है जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग को ही बोलते हैं, और कुछ लोग इसको बहुत इन डेप्थ में जाके डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बट इतना है नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग होती है। इसमें अब आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो SRS विद रिप्लेसमेंट, दैट मीन्स सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। आप इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, हर जगह पे आपको रैंडम सैम्पल यूज़ हुआ वर्ड दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स रैंडम सैंपल बहुत बड़ी चीज़ है, तो हमको रैंडम सैंपल समझना होगा, ठीक है। बाकी सब इसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो देख लेंगे। तो पहले आइए शुरू करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने जैसे बात करी कि जजमेंटल सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग एक ही होती है। तो जजमेंटल सैम्पलिंग की बात करें, जजमेंटल से वर्ड्स आप पकड़ लीजिए यहाँ से। जज क्या करता है, जज कोई बात बोल देता है, हम लोग उसकी बात मान लेते हैं, फिर उस पर तर्क वितर्क नहीं होता है, ठीक है, या उसमें हम लोग घुसते नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मान के रखा है कि जो जज है वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसको सब कुछ आता होगा, वो सही बोल रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, जब आपने खुद डिसाइड कर लिया हो कि हाँ भाई ऐसा है कि मैंने अपने सीनियर से पूछ रखा है, उन्होंने कहा है कि आप यही सैंपल लीजिए, ये सबसे अच्छा है, तब आपके लिए सिंप्लिसिटी हो जाती है कि आपको किसी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या किसी ने अपनी पर्सनल नॉलेज से आपको बता दिया है कि कितना सैंपल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, आपने वो सैंपल यूज़ कर लिया, बस खत्म बात, और कुछ भी नहीं है इसमें। वही पर्पजिव सैम्पलिंग को इस तरह से समझ सकते हैं, ये वही चीज़ है, बट आपने किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए जो आपने सैम्पलिंग करी है, अब वो सैम्पलिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने ऐसे ही उठा लिया, आप गए, आपने पूरे को ले लिया उसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टीबी के पेशेंट्स हैं, आपको टीबी के पेशेंट लेने हैं, ठीक है, टीबी के पेशेंट्स लेने हैं। अब डॉक्टर के पास गए, आपने कहा भाई पेशेंट्स बहुत है, पूरा पॉपुलेशन पेशेंट्स का है, ठीक है, हमको क्या लेना चाहिए? तो डॉक्टर ने कहा नहीं, टीबी का पेशेंट्स है भाई, वो टीबी का ही तो मरीज लोगे तुम, ऐसा थोड़ी ना उसको मलेरिया का मरीज लेके उसका एनालिसिस कर लोगे। तुम जाकर के जितने भी टीबी के पेशेंट्स मिले वो सारे ले लो। तो वो आपका जो टीबी का पेशेंट्स आपने जो पॉपुलेशन मतलब जो भी इकट्ठा किया है आपने, ठीक है, उसको आप सैम्पलिंग बोल सकते हो। पेशेंट्स आपके एक तरह से पॉपुलेशन होगा, उनमें से आपने सैंपल क्या ले लिया, आपने टीबी का पेशेंट ले लिया, आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसमें आपने किसी डॉक्टर या किसी नॉलेबल मतलब जो इन डेप्थ नॉलेज रखता हो उसकी आपने नॉलेज का यूज़ करके और आपने अपने सैंपल को चूज़ कर लिया, इसको बोलते हैं। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है? कोटा सैम्पलिंग का मतलब हो गया जिसमें कोटा वर्ड जुड़ा हुआ है। जब आप राशन के दुकान पर जाते हैं तो आपको कोटा मिलता है कि 5 किलो ही चावल मिलेगा। जब आपने ये डिसाइड किया हो कि हमको कम से कम इतना कोटा तो चाहिए ही चाहिए सैंपल में, ठीक है, हो सकता है उसमें 1 लाख मतलब सैंपल्स, मतलब 1 लाख सैंपल हो सकते हैं, लेकिन हमको कम से कम नहीं तो 500 तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने 500 का एक फिगर लेकर के और उसमें आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए कोई भी, ठीक है, तो उसको आपने बोला है कोटा सैम्पलिंग। बस ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए? तो जजमेंटल सैम्पलिंग आपको तब यूज़ करनी चाहिए जब आपके पास कोई भी रैंडम सेलेक्शन करने का ऑप्शन आपके पास ना हो, ठीक है। आप जैसे टीबी के पेशेंट हैं, तो टीबी के पेशेंट में आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है रैंडमली सेलेक्ट करने का, क्योंकि टीबी के पेशेंट आपके बहुत कम होंगे, आपको पूरे लेने ही पड़ेंगे टीबी के पेशेंट्स, ठीक है, एनालिसिस में, क्योंकि ये ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं कि जनरल फैल जाती हो, तो आपको जो भी मिलेंगे उनको आपको सैंपल में डालना ही पड़ेगा। तो ये आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो हम जजमेंटल सैम्पलिंग यूज़ कर लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग की बात करते हैं। कोटा सैम्पलिंग का एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए दूध की बोतल बनाने की कोई कंपनी है और उसको अपने कंपनी को कोई एनालिसिस करनी है, तो वो क्या करेगी, कोई उसको ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो वो क्या करेगी, वो फोकस करेगी उन लोगों पे जो लोगों की एज जो होगी 25 साल से लेकर के 35-40 साल के बीच में होगी, ठीक है। उसने एक अपना कोटा डिसाइड कर लिया कि मुझे 25 से 35 साल के ही बीच के लोगों को लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्या कि 25 से कम के लोगों के बेबी नहीं होते या 35 से ज़्यादा के लोगों के बेबी नहीं होते हैं, लेकिन उसको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से या यहाँ से मिलेगी, ठीक है, उतनी रिलेवेंट नहीं होगी, जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी, मेरा काम यहाँ से हो जाएगा। जब इतने चीज़ से मेरा काम हो जाएगा तो क्यों ना हम इसी पे फोकस करें। तो उसने अपना कोटा डिसाइड कर लिया, उसने इसी चीज़ को लेकर के देखा कि भाई 25 से 35 साल की जो कपल्स होते हैं, उन कपल्स के जो
प्रियोरिटी होती है वो किस तरह की बेबी बॉटल को यूज़ करने की होती है, वो प्लास्टिक की यूज़ करते हैं या स्टील की यूज़ करते हैं या कांच की यूज़ करते हैं, और उसको जो अपनी एनालिसिस मिलेगी उसके बेसिस वो डिसाइड कर सकता है कि हमको अपनी फैक्ट्री में कौन सी बनानी चाहिए, हमको किस चीज़ का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो ये एक हो गया कोटा सैंपल का एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं जजमेंटल सैम्पलिंग आपको और देता हूँ बहुत अच्छा सा। जब हम लोग पढ़ने आते थे स्कूल में, तो स्कूल में जब कोई टीचर नया आता है तो वो रेंडमली बच्चा सेलेक्ट करता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। लेकिन जब वो थोड़ा पुराना होता है तब वो जजमेंटल हो जाता है। तब वो क्या करता है कि जो पीछे बैठे बच्चे होते हैं उन्हीं को वो चूज़ करता है हमेशा। वो कहेगा हाँ भाई पीछे वाले तुम बताओ, हाँ भाई पीछे वाले तुम बताओ। तो ये अब इस केस में वो क्या हो गया, इस केस में वो जजमेंटल सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं। वो उन्होंने अपना एक एजम्पशन माना कि वो एक्सपीरियंस हो गया, वो जान गए कि जो पीछे बैठते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, तो वो उनसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये एक जजमेंटल सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कोटा सैम्पलिंग हमने बताया, जजमेंटल सैम्पलिंग जहाँ पर कोई ऑप्शन हो, कोटा सैम्पलिंग का भी यूज़ करते हैं। कोटा सैम्पलिंग हम तब यूज़ करते हैं जहाँ पर टाइम कम हो, बजट हमारा कम हो, और हमको ये एग्जैक्टली पता हो कि हमको इन्फॉर्मेशन किस जोन से मिलेगी, ठीक है, तब यूज़ करते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बारी। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके नाम में लिखा हुआ है सिंपल, रैंडम और सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग कर रहे हैं, एक तो रैंडमली कर रहे हैं, और बहुत ही सिंपल मेथड है तो इसलिए इसको सिंपल रैंडम बोल दिया। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मतलब आपको बस नाम से इसको समझना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली जिस काम को हम लोग करें, रैंडमली में मतलब ये कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास प्रायर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सैंपल के बारे में, हम कुछ जानते ही नहीं, हम दिमाग लगा नहीं सकते सैंपल के बारे में। सैंपल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपी है वो हमको नहीं पता है, ठीक है। हमको नहीं पता कि उसमें डेटा जो है वो किस तरह का है, उसका बिहेवियर क्या है, कुछ भी नहीं पता। तो उसमें से जब चूज़ करना होगा तो हम कोई क्राइटेरिया नहीं लगा सकते, तो हम रेंडमली चूज़ कर लेंगे। मतलब आपने सिर्फ क्या करना है, एक बैग रखिए, उसमें पर्ची बना के डाल दीजिए सारी, और बैग हिला लीजिए, उसके बाद हाथ डालिए और बैग से पर्ची कुछ निकाल लीजिए, जो आपके पास आ जाएगा वो रेंडमली सेलेक्टेड हो गया। आपने कोई भी बायसनेस नहीं शो करी, आपने कोई भी दिमाग नहीं लगाया उसमें। इसके दो मेथड होते हैं, एक लॉटरी मेथड, हम लोग बचपन में लॉटरी लेते थे, तो लॉटरी कैसे जाके अक्कड़ बक्कड़ करके कुछ भी ले लिया, ठीक है। वैसे अक्कड़ बक्कड़ वाला जो कॉन्सेप्ट होता था वो कॉन्सेप्ट आगे आएगा, वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन मान लिया आप गए, आपने खाली उंगली रख दी कि जिस पे उंगली आ गई वही हम ले लेंगे, तो वो एक तरह से लॉटरी मेथड हो गया। आपका रैंडम नंबर मेथड हो गया कि आपने, आपका मान लीजिए कोई नंबर फिक्स्ड है, आपने एक सारे डेटा को अरेंज करके या बिना अरेंज करके आपने को रैंडमली अलॉट कर दिया नंबर, और आपने क्या कहा फिर उसके बाद ये कहा कि भाई मेरा लकी नंबर 7 है, तो ऐसा है 7 नंबर का ही डेटा हम ले लेंगे। तो 7 नंबर के डेटा आपने ले लिया, फिर 17 ले लिया, फिर 27 ले लिया, इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, आपने कोई भी नंबर्स रैंडमली चूज कर लिए, ठीक है, जिनमें कोई पैटर्न नहीं है। तो ये हो गया आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब बहुत सिंपल से, जिसको आप बार बार रिप्लेस कर देते हो। विदाउट का जब रिप्लेस ना करते हो। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पॉपुलेशन दिए हुए हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन लेते हैं। मान लीजिए ये सैंपल आपका दिया हुआ और इस सैंपल में 10 बॉलें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको ये पता करना है कि आप 5 या 4 बॉलें आप चूज़ करते हैं तो उनमें से किस नंबर की, वो सॉरी, किस कलर की बॉल्स आती हैं, ये आपको पता करना है। तो आपने क्या किया, पहली एक 5वें नंबर की बॉल उठाई, पहली एक बॉल उठाई हाथ डाल के, आपको नहीं पता वो कौन से नंबर की कौन से कलर की, आपने एक बॉल उठाई, आपको पता लगा अच्छा वो 5 नंबर की है और रेड है, और आपने उसको लिख लिया अपने यहाँ पे कि 5 ली है हमने, ठीक है, और 5 वाली रेड है, ठीक है, एक बॉल उठाई जो रेड है। फिर आपने ये बॉल जब वापस उसमें डाल देंगे, जब आप वापस बॉल अपनी पॉपुलेशन में वापस जहाँ से उठाई वहीं डाल देंगे, तो आप इस चीज़ को कहेंगे विद रिप्लेसमेंट। मतलब आपने जो लिया था उसको वापस रिप्लेस कर दिया। इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आप जितनी बार भी बॉल निकालेंगे उतनी बार आपके जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10 ही रहेगी, मतलब आप 10 में से ही चूज़ कर रहे हैं। अब इसी का अपोजिट केस लेते हैं कि जब आपने क्या किया कि 10 बॉलें थी, आपने एक बॉल निकाली, आपको बदल गया कि वो 5 है, रेड है, आप नहीं चाहते वो दोबारा आए, आप नहीं चाहते कि वो हम फिर सेलेक्ट करें, फिर से वही बॉल आ जाए। तो अब की बार आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, आप वापस नहीं रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे ब्लैंक खाली हो गया, मतलब यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन में 10 पॉपुलेशन थी, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 9 बची। अब आप जब इसमें सिलेक्शन करेंगे तो आप 9 में से सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अब इसमें रिपीट नहीं हो सकता, इसमें आपका जो सैंपल आएगा वो रिपीट नहीं हो सकता, नो रिपीशन कहलाएंगे इसको। और इसमें रिपीट हो सकता हो कि आप 4 बार बॉलें निकाल लें और चारों बार 5 ही 5 5 आता जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें हर बार नई बॉल आएगी। जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको हर बार नया आइटम चाहिए, तब आप विदाउट रिप्लेसमेंट यूज़ करिए। जब आपको लगता है हर बार नया अगर आता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, पुराना आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब आप विद रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप देखिएगा। मशीन लर्निंग में जब आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करते हैं तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए आप जब सैंपल का एलोकेशन करते हैं तो आप किस तरह की सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये आप देखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जब आप उसको जो आपने सैंपल चूज़ किया वापस उसी बॉक्स में डाल देंगे और फिर चूज़ करेंगे, और फिर हो सकता हो आपका 5 आए, हो सकता हो आपका कुछ और आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे विद रिप्लेसमेंट। जब आप वापस नहीं रखेंगे उसको, ठीक है, तो उसको बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी होती है कि इसमें भी हम लोग सैंपल ही चूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम लोग 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कुछ। ठीक है, अपने डेटा के डिवाइड करके अपने डेटा को कुछ ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास 100 की पॉपुलेशन है और आपने क्या किए, आपने इसको जो है सैंपल बनाने के लिए आपको इसको छोटे छोटे ग्रुप में, आपने 4 ग्रुप में बांट लिया। ठीक है, या आपने 5 ग्रुप में बांट लिया इसको। अब ये बांटेंगे कैसे, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लोग बांट रहे हैं तो एक इनमें जो डेटा आएगा वो आपस में सेम नेचर का होना चाहिए। इसमें जो डेटा आ रहा है वो आपस में सेम नेचर का होना चाहिए। इसमें जो डेटा आ रहा है वो आपस में सेम नेचर का होना चाहिए। इसमें जो डेटा आ रहा है वो आपस में सेम नेचर का होना चाहिए। इसमें जो डेटा आ रहा है वो भी सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको कोई स्टडी करनी है रिलीजन के बेसिस पे, या स्टडी करनी है जिसमें रिलीजन आ रहा है और रिलीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम क्या करेंगे, रिलीजन के बेसिस पे अपने डेटा को डिवाइड कर लेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जिस जो भी आपके रिलीजन है उनके बेसिस पे आपने डिवाइड कर लिया। अब इसको आपने पहला काम कर लिया, आपने इसी को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। इन ग्रुप्स को, जो ग्रुप्स होमोजीनियस नेचर के होते हैं, स्ट्रेटा कैसे करते हैं, जो ग्रुप होमोजीनियस नेचर के होते हैं उन्हीं को हम लोग स्ट्रेटा बोलते हैं। ये करने के बाद हम लोग इसमें से दूसरा स्टेप करेंगे कि हर स्ट्रेटा में से, ईच स्ट्रेटा में से, मतलब ईच ग्रुप में से हम लोग कुछ रैंडमली लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ रैंडमली हम लोग लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने ये जो सिलेक्शन बनाया है इसको आप बोलेंगे कि ये हमारा सैंपल है, और ये किस मेथोडोलॉजी से आया है, या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से हमने ये सैंपल को चूज़ किया है। ये 2 चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग उसमें रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, और रैंडम सैम्पलिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें से वैल्यूज़ को ले लेते हैं रैंडमली। ठीक है, और वही हमारा सैंपल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें हमने ये देख ली। अब दूसरा अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, कि किस चीज़ के बेसिस पे आप ये बताओगे कि भैया हमको ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बनाने का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बनाने के लिए ये देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टडी हम किस चीज़ की कर रहे हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ग्रुप किस कैरेक्टरिस्टिक पे, किस क्वालिटी पे, या कैसे बनना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ग्रुप बनाने का आधार क्या होना चाहिए। दूसरा, कितने ग्रुप बनाएंगे हम लोग, कितने स्ट्रेटा बनाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा डिपेंड करता है स्टडी पे, लेकिन ये कहा जाता है जितने ग्रुप पॉसिबल हो, ज़्यादा बना सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। दूसरा, हर स्ट्रेटा का सैंपल साइज़ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए 3 मेथड यूज़ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन और बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन। तो ये बहुत इन डेप्थ की चीज़ें हैं जो जब हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैसे ये है कि आप प्रोपोर्शन, मतलब मान लीजिए आपने हिंदू उठाए तो हिंदू को हिंदू के पॉपुलेशन के बेसिस पे आप उसका सैंपल ले लीजिए, मुस्लिम के पॉपुलेशन के बेसिस पे ले लीजिए, जैन के पॉपुलेशन के बेसिस पे ले लीजिए, अदर क्रिश्चियंस हैं तो उनके बेसिस पे ले लीजिए पॉपुलेशन। तो ये हो गया प्रोपोर्शन बेसिस। ठीक है, तो ऐसे ही एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन का होता है। इक्वल एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि आपने इक्वली सबको लिया है, कोई भी आपने नहीं किया है, चाहे जितना भी उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता हो, लेकिन आपने सबसे 5-5 लिए हुए हैं, तो वो हो गया इक्वल एलोकेशन। तो कोई भी मेथोडोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक है, और इस अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग प्रीवियस स्टडी का हेल्प ले सकते हैं उसमें, और अक्सर यही होता ही है कि जो प्रीवियस स्टडी हुई है उससे हम लोग कुछ हेल्प ले करके और अपनी एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल मैंने दे दिया कि अगर आपको रिलीजन के बेसिस पे करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप रिलीजन के बेसिस पे स्ट्रेटा बना लेंगे और उसको आप ले लेंगे। ठीक है, अब ये करनी कब होती है, ये हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लोग हमारे डेटा में से छूट ना जाए। मान लीजिए आपने सैंपल रैंडम सैम्पलिंग करी है, तो उसकी प्रॉब्लम सैंपल रैंडम की यही है कि आपने मान लीजिए सैम्पली रैंडमली सेलेक्ट किया पॉपुलेशन, और आप जो चाहते थे उसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट था, आना चाहिए था, उसका रिप्रेजेंटेशन आया ही नहीं आपके सैंपल में, तो आपके एनालिसिस में भी वो उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपके एनालिसिस करना बेकार हो गया। तो उस केस में अब आप चाहते हैं कि नहीं, हमको तो भाई ये वाले बंदे तो मतलब होने चाहिए, लेकिन आप बायस भी नहीं होना चाहिए उस चीज़ में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिंपल से, जैसे वर्ड का नाम समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक,
आप कोई पैटर्न जिसमें फॉलो करें, जिसमें कोई आपने सिस्टम लगा रखा हो। कंप्यूटर जैसे सिस्टम क्या है, कंप्यूटर को आप बता देते हैं ऐसे चलना है, वो ऐसे ही चलेगा। अगर आपने कोडिंग लिख रखी है कि वो सीधे चले तो सीधे ही चलेगा, वो मुड़ेगा कहीं नहीं कंप्यूटर। अगर आपने बोल रखा है नहीं सीधे चलने के बाद 15 किलोमीटर चलो, 15 किलोमीटर पर चलने के बाद आपको जो है राइट मुड़ जाना है, तब वो राइट मुड़ेगा। तो आप उसको सिस्टम बता रहे हैं, ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे से चलता है। तो इसी को आप इससे में भी समझ सकते हैं, जब आप कोई लॉजिक लगा दें इसमें, कोई आप एक सिस्टम बना दें कि भाई मैं चाहता हूँ कि हर बार जो भी मेरा डेटा है वो इवन नंबर को ही उठाए, ठीक है। तो पहला उठाएगा, ठीक है, फिर उसके सॉरी वो दूसरा उठाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वो चौथा उठाएगा, फिर उसके बाद वो छठा उठाएगा, फिर उसके बाद वो आठवां उठाएगा, ऐसे करके वो उठाता रहेगा इवन नंबर्स को। तो अब आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वो हमें अपने से आपने उसको बता दिया कि हर इवन उठाना है या हर ऑड उठाना है या हर क्यूब नंबर का उठाना है या सर्किल में आपका डेटा है, ठीक है। तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस सारे बंदे ना सेलेक्ट हो जाए, तो हर दूसरा उठाते रहिए और उसके बाद दूसरा जब लास्ट नंबर आ जाए तो उसमें से वो एक माइनस कर दे, फिर से वो उठाता रहे। तो इस तरह से आप पूरे नंबर्स को उठा सकते हैं। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। या आप चाहते हैं कि 15वां नंबर जैसे लिखा हुआ है, हर 15 नंबर बंदा उठा लीजिए, तो ये हो गई सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ठीक है। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कब यूज़ करनी होती है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग वहाँ यूज़ करनी होती है जहाँ कि हमारा डेटा कोई पैटर्न फॉलो करता हो, जहाँ हमारा पॉपुलेशन का डेटा जो है वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। तब हम उस केस में हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो याद होगा कि जब हम लोग को पीटी टीचर बुलाता था, जब टीम बनानी होती थी, तो क्या करते थे कि सबको लाइन से लगा देते थे, ठीक है, बच्चों को रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते थे और फिर उसके बाद कहते थे हर दूसरा बंदा जो है आगे आ जाए, ठीक है। तो हर दूसरा बंदा आगे आकर के खड़ा हो जाता था, ठीक है। और हाँ, वो सर क्या कहते थे, कहते अच्छा अब जो तुम लोग की टीम बनी है वो टीम ए कहलाएगी, ठीक है, और बाकी बची हुई जो बंदे हैं उनकी टीम बी कहलाएगी। ये एक तरह से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई, ठीक है। सर ने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करी है, ठीक। ये हो गया सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने के कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको पॉपुलेशन को जो है ऑर्डर में लगाना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऑर्डर में लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि जो आप पहला बंदा कोई भी चूज़ करेंगे या पहली इन्फॉर्मेशन आप कुछ भी निकालेंगे तो वो आप रेंडमली निकालेंगे, ठीक है। वो सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने ऑर्डर लगा दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑन आइटम ऑफ द डेटा इन द सैंपल, कैलकुलेट द इंटरवल, फिर उसके बाद आपने इंटरवल निकाल लिया। उसके बेसिस पे आप अपना एल्गोरिदम बना सकते हैं कि आपको तीसरा चाहिए चौथा चाहिए, जिस बेसिस पे, ताकि आपके जितने नंबर्स ऑफ सैंपल चाहिए आपने मान ली डिसाइड किया हुआ है कि आपको फॉर एग्जांपल इसमें 2 4 1 5 आपको 4 सैंपल चाहिए, तो आप फिर ये एल्गोरिदम लगा सकते हैं कि हर थर्ड ले लीजिए। लेकिन अगर आपको चाहिए 6 डेटा चाहिए, 6 डेटा चाहिए, तो आप करोगे नहीं, हर दूसरा बंदा आपको चाहिए इसमें, ठीक है। इस तरह से बनाओगे एल्गोरिदम। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इंटरवल निकाल लीजिए, ठीक है। इंटरवल निकालने के बाद अपनी एल्गोरिदम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करना है, कौन सा सिस्टम बनाना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आपको फिर उसके बाद क्या करना है, रैंडम नंबर जनरेट कर देना है, सबको रैंडमली नंबर जनरेट कर दीजिए ऑर्डर लगाने के बाद, ठीक है। फिर सॉरी इसके बाद फिर आपको ये करना है कि आप सबसे पहला जो नंबर है, पहला बंदा जो आप चूज़ कर रहे हैं वो रैंडमली चूज़ कर लीजिए, ठीक है। रैंडमली चूज़ करने के बाद आपने जो भी पहला चूज़ करा, आपको पहला चूज़ करना, पहला के लिए दूसरा लेना हो, दूसरा ले लीजिए, तीसरा लेना हो, तीसरा ले लीजिए, आप रैंडमली ले लीजिए। रैंडमली लेने के बाद जो फिर आपका जो स्टेप होगा नेक्स्ट, वो आपका स्टेप वही होगा जो आपने सिस्टम बनाया होगा कि आपने डिसाइड किया है कि हम हर थर्ड बंदा लेंगे। तो आप जो भी आपने रैंडमली चूज़ किया वहाँ से आप थर्ड लीजिए, फिर उसके बाद उससे थर्ड लीजिए, फिर उसके बाद उससे थर्ड लीजिए। और ये काम आपको तब तक करना है जब तक कि आपको नंबर ऑफ सैंपल जितना आपने डिसाइड किया उतना ना मिल जाए। आप इसी चीज़ को यहाँ माली नंबर खत्म हो गए 12 के बाद, तो आप वापस यहीं आ जाइए, फिर हो गया 12, फिर हो गया 1, फिर आपका आ जाएगा दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपको आपके सैंपल नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत से चांसेस हैं कि आपका विद रिप्लेस मतलब नंबर जो होगा डुप्लीकेट भी आ सकते हैं, हो सकता हो आपका 2 बार आ जाए, ठीक है, क्योंकि आप रिपीट कर रहे हैं उस प्रोसेस को। अगर आपका इसी सीरीज़ में हो जाएगा तो आपका नहीं रिपीट होगा। तो ये एक तरीका है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने का, स्टेप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? क्लस्टर भी ग्रुप ही बनाते हैं, इसमें भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, इसमें भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं। हमने ग्रुप बना लिए, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, इसमें ग्रुप बनाने में हम लोग ये नहीं डिसाइड करते कि ये आपस में 1 और 2 सेम होगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप ग्रुप किसी भी चीज़ पे बेसिस बना सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन विच यू डिवाइड पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर। जैसे कि स्कूल के बेसिस पे आपने डिवाइड कर लिया, ठीक है, जो आसानी से आपको ग्रुप बनाने में मतलब जिससे ग्रुप बन जाए,
ठीक है, उस चीज़ पे आप ग्रुप बना लीजिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो स्कूल बनाया है उसमें जो स्कूल के अंदर के जो बच्चे हैं वो आपस में सिमिलर होंगे, नहीं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। उसको जब सिमिलर ना हो तो उसे हेट्रोजीनियस बोलते हैं, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बनाने के बाद आपने क्या किया, जो ग्रुप बनाया उनमें से आपने रेंडमली कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लिए। जितना आपको सैंपल चाहिए उनमें से रेंडमली कुछ ग्रुप ही सेलेक्ट कर लिए, पूरे पूरे ग्रुप ही उठा लिया आपने, आप ग्रुप के अंदर नहीं घुसे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी दो स्टेप हो गए हम लोगों के। ठीक है, तो ये चीज़ क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। अब क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, स्ट्रेटिफाइड में भी हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे, इसमें भी हम लोगों ने ग्रुप बनाए थे। इसमें डिफरेंस क्या है, क्लस्टर में जब हम लोगों ने ग्रुप बनाया तो हम लोगों ने अपनी आसानी के हिसाब से जिससे ग्रुप बन सकते थे हमने वो टॉपिक चूज़ किया। लेकिन स्ट्रेटिफाइड में हमने ये देखा था कि जो ग्रुप हम बना रहे हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सब में सेम होगी। ठीक है, और अंदर जो डेटा होगा वो होमोजीनियस होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे जो डेटा होगा वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। ठीक है, वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कहलाता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल और क्लस्टर सैम्पलिंग का। इसमें हम लोग बस जब स्ट्रेटिफाइड बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हर स्ट्रेटा से हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक है, जब क्लस्टर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई दो क्लस्टर ही उठा ले, मतलब कोई क्लस्टर ही पूरा पूरा उठा लेते हैं। ये दोनों डिफरेंस है, कोई अगर पूछे तो आपसे इस तरह से आप समझा सकते हैं उसको। ठीक, तो ये थी सैम्पलिंग मेथड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।